ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं लाइम चैप्टर। लाइम चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ टर्मोलॉजी जानते हैं, लाइक कैल्सिनेशन क्या होता है या स्लैकिंग क्या होती है। तो कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम लाइम को बर्न करते हैं या लाइम स्टोन को बर्न करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और नमी है वो क्या हो जाती है, उससे बाहर निकल जाती है और हमें क्या मिल जाता है, उससे क्विक लाइम मिल जाता है। ये जो कैल्सिनेशन की प्रोसेस है यानी कि लाइमस्टोन को क्विक लाइम में कन्वर्ट करना, ये 800 से 900 डिग्री की सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है। आपको पता होगा कि जब हम लोग लाइमस्टोन को बर्न करते हैं, इट मीन्स जब हम लोग इसे हीट प्रोवाइड करते हैं बर्न करने के लिए, तो इस टाइप के रिएक्शन, जिन रिएक्शंस में हमें हीट देनी पड़ती है उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो कैल्सिनेशन एक टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, सेकंड थिंग, अगर हमें लाइमस्टोन में आपको सबसे पहले कुछ बता देती हूँ, लाइक लाइमस्टोन को केमिकल फॉर्मूले के तौर पे CaCO3 बोलते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। सिर्फ लाइम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, इसे हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं। अगर हम इसको स्लैग्ड लाइम बोलेंगे तो ये हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि CaOH2। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, लाइमस्टोन को जब हम लोग कैल्सिनेशन की प्रोसेस कराते हैं, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और नमी को जब हम बाहर निकलवाते हैं 800 से 900 डिग्री टेम्परेचर पर, तो उससे हमें क्विक लाइम प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम लोग कैल्सिनेशन के बाद अगर हमें लाइम ढेले के रूप में प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लंप लाइम कहते हैं। लंप लाइम, ओके, यानी कि लाइम की एक ऐसी फॉर्म जिसमें लाइम ढेले के रूप में मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, लंप लाइम कहेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम लोग लंप लाइम की हाइड्रेशन प्रोसेस कराते हैं, इट मीन्स इसके हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोलिक लाइम। ओके, नेक्स्ट है स्लैकिंग प्रोसेस। स्लैकिंग क्या होती है, हाइड्रेशन ऑफ लाइम, यानी कि लाइम की वाटर के साथ रिएक्शन करना ही हमें क्या मिल जाता है, स्लैकिंग ऑफ लाइम मिल जाती है। इट मीन इसमें होता क्या है, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, CaOH2। इट मीन्स हमें क्या मिल जाती है, स्लेक्ड लाइम मिल जाती है। स्लेकिंग के बाद हम लोगों को क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो चूना आता है उसमें जब आप पानी डालते हैं तो उसमें से बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। इट मीन्स हीट जनरेट होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट है, अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है मेथड ऑफ कैल्सिनेशन के। कैल्सिनेशन करने के कितने मेथड हैं। कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन, यानी कि लाइम को बर्न करना। लाइम को बर्न हम भट्टियों में करते हैं। ये दो टाइप की भट्टियों में किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा एक पजावा क्लैंप, नेक्स्ट है हमारी किल्न। ओके, तो हम पजावा या फिर क्लैंप के बारे में बात करें तो ये सबसे खराब मेथड है। छोटे कार्यों को करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं जब हमें प्रिसाइज बहुत ही कम रखना हो लाइम का। दूसरा, इससे जो हमें लाइम है वो कंटिन्यूसली नहीं मिल सकता है और प्रॉपर बर्निंग भी नहीं हो पाती है इसकी। इसमें जो टाइम लगता है वो 10 से 15 दिन में इसमें क्या हो पाता है, बर्न हो पाता है। और एक बार में लगभग इससे यानी कि 10 से 15 दिन में बर्न होगा, उसके बाद फिर इसे ठंडा करना होगा और उसे मिलेगा कितना, 1500 किलो ही सिर्फ हमें क्या मिलता है, इससे लाइम मिलता है। और इसके लिए कोई भी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। इस पजावा क्लैंप की जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से है कि इसके नीचे का जो एरिया रहता है, नीचे की जो डाया रहता है वो 5 मीटर का होता है, ऊपर का डाया हमारा 3 मीटर का, और बीच की जो इसकी हाइट रहती है वो 4 मीटर की रहती है। इसमें जो हमारा लाइम है वो अल्टरनेट तौर पे लगाया जाता है, लाइक पहले ईंधन फिर लाइम, फ्यूल देन लाइम, इस तरीके से अल्टरनेट तरीके से इसमें हम लोग क्या रखते हैं, लाइम को अपने रखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी किल्न की। किल्न हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी इंटरमीडिएट किल्न, नेक्स्ट हमारी कंटिन्यूस किल्न एंड थर्ड वन इज मॉडर्न किल्न। ओके, इंटरमीडिएट किल्न की बात करें तो ये हमारी, आप देखिए ये पजावा एक खराब मेथड है क्योंकि इससे हमें कंटिन्यूसली नहीं मिल पाता है, तो हम किल्न में आ जाते हैं यानी कि भट्टियों में आ जाते हैं। इनमें क्या रहता है, इसमें देखिए आप खुद देख सकते हैं इसमें जो बर्निंग की जो प्रोसेस है वो कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही यहाँ पर हमारा जो लाइम है वो कैल्सिनेशन यानी कि उसकी कैल्सिनेशन हो जाती है। इट मीन्स कि वो बर्न हो जाता है। इसमें हम लोग टेम्परेचर पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। 2 से 3 दिन इसके बर्न होने के लिए लगते हैं और
एक दिन इसे सिर्फ और सिर्फ ठंडा होने के लिए लगता है, और इसमें भी लोडिंग और अनलोडिंग एक साथ नहीं हो पाती है। ये कुछ इस टाइप की होती है, इसकी साइड साइड से वॉल्स होते हैं, अंदर का हमारा 2 मीटर का होता है, ये अंदर का इसमें जो एरिया होता है, इसमें ईंधन और लाइम दोनों ही अलग अलग रहते हैं। जैसे इसमें अल्टरनेट थे, इसमें ईंधन और लाइम दोनों ही सेपरेट रहते हैं। और उसके बाद इसकी जो हाइट होती है वो होती है 3 मीटर की लगभग होती है। ओके, तो ये होती है हमारी इंटरमीडिएट किल्न। मतलब पजावा से ये थोड़ा सा बेटर मेथड है, क्योंकि इसमें हम लोग टेम्परेचर पर कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, और हमें जो लाइम है वो थोड़े कम टाइम पीरियड में ही हमारा क्या हो जाता है, उसका कैल्सिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारी है कंटिन्यूस किल्न। ये आज के टाइम में हमारी यूज होने वाली किल्न है। इनका जो हमारा किल्न की उस टाइप का होता है, इसे हम वर्टिकल मिक्स्ड फीड किल्न भी बोलते हैं। इसमें लोडिंग और अनलोडिंग एक साथ हो जाती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कुछ इसकी शेप इस टाइप से होती है। इसके नीचे का डाया 1.5 मीटर का होता है, ऊपर का डाया 2 मीटर का। लाइक आप एक लैंप की शेप आप देखते हैं कि बीच का रेडियस इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। बीच का डाया इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो 2 मीटर का, बीच में 2.5 मीटर का और नीचे 1.5 मीटर का। इसकी हाइट 5 मीटर तक होती है। यहाँ से हम लोग इन स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं, एंड देन यहाँ से हम अपना जो भी फ्यूल और लाइम है वो डालते हैं। इसका टेम्परेचर वगैरह 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और इसके बाद हमारा लाइम बर्न होकर, उसका कैल्सिनेशन होकर हमें यहाँ से वो मिल जाता है। यानी कि इसमें लाइम की जो लोडिंग और अनलोडिंग है एक ही बार में हम लोग साइमल्टेनियसली करते रहते हैं। इसके बाद हम बात करें मॉडर्न किल्न की। इसमें हमें जो डेली लाइम है वो सिर्फ 4 मीटर क्यूब मिल पाता है, लेकिन मॉडर्न किल्न में हमें जो लाइम है वो 25 मीटर क्यूब तक का हमें मिलता रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ स्लेकिंग। मेथड ऑफ स्लेकिंग की बात करें तो स्लेकिंग का मतलब क्या है कि वाटर के साथ लाइम की रिएक्शन कराना, वाटर के साथ क्विक लाइम की रिएक्शन कराना, लंप लाइम की रिएक्शन कराना, ये कुल मिला के लाइम के ऊपर हमें वाटर डालना है। ओके, तो इसमें हमें वैसे तो मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड होता है स्लेकिंग के लिए, वो 30% होता है। लेकिन हाँ, ये मिनिमम वाटर है, एटलीस्ट 30% तो होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, नीड 35 से 40% तक हमें हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब हम लोग इसमें वाटर डालते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से इसका जो वाटर है वो वाष्पित हो जाता है, तो और वाटर रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो इसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितनी है, हम लोग इसकी 30% रखते हैं। ये हमारे 5 टाइम से हो सकती है स्लेकिंग। एक होती है नेचुरल स्लेकिंग, यानी कि सिर्फ जमीन पे हम लोगों ने लाइम डाल दिया और एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी से वो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप ही स्लेक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारी स्प्रिंकलिंग मेथड, यानी कि छिड़काव करना। हम लोग फर्श पर हम लोग लाइम को बिछा देते हैं, इसमें हम लोग स्प्रिंकल वाटर स्प्रिंक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको उलटते पुलटते रहते हैं, और उसके बाद हमें क्या हो जाता है, हमारा लाइम है वो स्लेक्ड लाइम के तौर पे हमें मिल जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ लाइम जब हमें मिल जाता है, उसको हम 3.75 mm की सीप से उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिपिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, लाइम को एक लोहे की जाली में डाल देते हैं, उसे हम लोग वाटर में डिप करते रहते हैं। तो इसीलिए इस स्लेकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डिपिंग मेथड के द्वारा स्लेकिंग करना। बाय थ्रोइंग मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 टैंक बनते हैं। एक ऊंचा टैंक होता है, एक यानी कि एक की तली जो होती है वो थोड़ी ऊपर होती है, एक की तली क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है। उसकी हाइट क्या होती है, नीचे होती है। तो इससे क्या होता है, जब हम ऊपर वाली तली में लाइम और वाटर का मिक्स बना लेते हैं तो धीरे धीरे पानी से लाइम और वाटर एक साथ नीचे क्या होता रहता है, निचले वाले टैंक में आता रहता है, क्योंकि बीच में इन दोनों टैंक के बीच में एक होल हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टैंक स्लेकिंग भी कहते हैं। मोस्टली यूज होने वाली यही स्लेकिंग है। नेक्स्ट है हमारी मैकेनिकल स्लेकिंग, लास्ट वन। ये लार्ज तौर पे हमारी यूज होती है, लार्ज इंडस्ट्रियल यूज के लिए यहाँ पर हम लोग करते हैं। इसमें जो मशीन यूज होती है उसका नाम है हाइड्रेटर। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। क्लासिफिकेशन हमारे 2 टाइप के पहले हम लाइम को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है प्योर लाइम, एक होता है हमारा इम्प्योर लाइम। इम्प्योर लाइम हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम और नेक्स्ट वन होता है हमारा पुअर लाइम। प्योर लाइम की बात करें, प्योर लाइम का मतलब ही क्या है, इसमें यानी कि चूने की मात्रा 95 से 97% तक का होना है। इसकी जो कैल्सिनेशन है, रेट ऑफ स्लैकिंग है और रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ये सभी की सभी कैसी होती है, ज्यादा। वही आपको पता है, जितना ज्यादा चूना उतना ज्यादा कैल्सिनेशन की प्रोसेस
उतनी जल्दी कैल्सिनेशन होगी, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ स्लैकिंग होगी, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी। स्लैकिंग टाइम इसका 2 से 3 घंटे रहता है। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर लगभग इसके लिए हमें स्लैकिंग के लिए 32% रिक्वायर्ड होता है मिनिमम, लेकिन हाँ 2 से 3 गुना पानी इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। इसकी जो सेटिंग और हार्डनिंग है वो थोड़ी सी स्लो होती है। इसका वॉल्यूम स्लैकिंग होने के बाद 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और लाइम की जो ग्रेविटी होती है वो 3.4 होती है। आपको बता दूं कि इसका यूज हम लोग धातु पिघलाने में, सीमेंट के उत्पादन में, डीपीसी में, व्हाइट वॉशिंग में, प्लास्टरिंग में, लीकेज में, इनफैक्ट सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ इस लाइम का यूज हम मैसनरी वर्क में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इस लाइम को हम लोग व्हाइट लाइम, रिच लाइम या फैट लाइम भी कहते हैं और क्विक लाइम भी कहते हैं। फैट लाइम इसलिए क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। व्हाइट वॉशिंग में काम आता है, इसीलिए इसे हम लोग व्हाइट लाइम भी कहते हैं। लाइम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसे हम रिच लाइम कहते हैं और नॉर्मली इसका लाइम ज़्यादा है तो इसीलिए लाइम को हम लोग क्विक लाइम कह देते हैं। ओके, अब हम बात करें इम्प्योर लाइम की। तो इम्प्योर लाइम हमारा कैसा होता है? इम्प्योर लाइम में हमारा फर्स्ट वन होता है हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है? जब हम लोग कंकर का कैल्सिनेशन करते हैं, कंकर की कैल्सिनेशन से जो लाइम हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। इसमें क्या होता है, अशुद्धियों का जो परसेंट है वो 5 से 30% तक होता है और अशुद्धियों के ही आधार पे हाइड्रोलिक लाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है फीबली हाइड्रोलिक लाइम, सेकेंड वन इज मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, थर्ड वन इज एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। देखिए, जितनी आप फीबली हाइड्रोलिक लाइम में जो अशुद्धियों की मात्रा रहती है, अशुद्धियां मतलब इसमें क्या मतलब है, यानी कि सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, हमारा आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशिया हो गया, ये हमारे क्या है, इसमें अशुद्धियां हैं। अशुद्धियों की मात्रा 5 से अगर 10% है तो उस लाइम को हम लोग फीबली हाइड्रोलिक कहेंगे। अगर हमारी अशुद्धियों की मात्रा 10 से 20% है तो इसे हम लोग मॉडरेट हाइड्रोलिक कहेंगे और अगर हमारी अशुद्धियों की मात्रा 20 से 30% है तो इसे हम लोग एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम कहेंगे, जो कि सबसे ही ज़्यादा बेस्ट लाइम होता है। क्या होता है कि जितना ज़्यादा अशुद्धियों का, आपको ये नोट करना चाहिए पॉइंट, कि जितनी ज़्यादा लाइम में अशुद्धियाँ होंगी, अशुद्धियाँ यानी कि मैग्नीशिया, एल्यूमिना और सिलिका, ये सब जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा लाइम की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। और उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होने का मतलब क्या है, यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ऐसा होता क्यों है? आपको पता होगा सीमेंट जो होता है वो क्या होता है, सीमेंट में हमारा कैल्शियम सिलिकेट, आपको पता होगा कि लाइम का यूज़ है वो सीमेंट के उत्पादन में होता है। सीमेंट के उत्पादन में कैसे, जब हम लोग लाइम को सिलिका, एल्यूमिना के साथ मिलाते हैं तो ये कैल्शियम ट्राइसिलिकेट या कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ कुछ कंपाउंड बनाता है जिससे सीमेंटिंग प्रॉपर्टी या स्ट्रेंथ गेन अच्छी खासी हो जाती है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर अशुद्धि के रूप में बताई जाती हैं और जितनी ज़्यादा जिसमें अशुद्धि होंगी उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रेंथ क्या कर पाएगा, गेन कर पाएगा। तो जितनी ज़्यादा अशुद्धि उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और उतनी अच्छी स्ट्रेंथ। तो इसका जो स्लैकिंग टाइम है, लेकिन हाँ इसका स्लैकिंग टाइम, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये सब क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। प्योर लाइम की अपेक्षा कैसे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, यानी कि कैल्सिनेशन स्लो रहेगा, रेट ऑफ स्लैकिंग स्लो रहेगी और हीट, रेट ऑफ स्लैकिंग यानी कि स्लैकिंग होने की दर कम देर में बुझेगा। तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी, यानी कि धीरे धीरे करके ही इसमें से क्या निकलेगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी आपकी स्लो ही रहेगी। सेटिंग और हार्डनिंग आपकी इसमें क्या होने लगेगी, फिर फास्ट होगी। जब आपका ये सब स्लो है तो सेटिंग और हार्डनिंग इसमें आपकी फास्ट होती है। हाइड्रोलिक, अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिसिटी के बारे में कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी है यानी कि चूना की अशुद्धि के साथ रिएक्शन होना और चूने की स्ट्रेंथ का बढ़ना या चूने का सेट होना या चूने का हार्ड होना ही, यही प्रोसेस ही क्या कहलाती है, हमारी हाइड्रोलिसिटी। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि चूने की वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो उसे हम हाइड्रोलिसिटी कहेंगे, नहीं। चूने की अशुद्धि के साथ जो रिएक्शन हो रही है, चूना अपनी स्ट्रेंथ जो गेन कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिटी कहेंगे। इसमें मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोलिसिटी के लिए वो होती है एल्यूमिना, इट मीन्स यानी कि क्ले क्या होती है हाइड्रोलिसिटी के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड होता है।
अब हम यूज़ बताएं तो हाइड्रोलिसिटी का मतलब ही जो हाइड्रोलिक लाइम है, आपको इसके नेम से ही जान सकते हैं कि इसका मोस्टली यूज़ आप पानी के भीतर जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने में हम लोग कर सकते हैं। मोटार वर्क में, मशीनरी वर्क में, लाइम कंक्रीट बनाने में आप इसका यूज़ करेंगे हाइड्रोलिक लाइम का। अब हम बात करें हमारे सेकेंड वन पुअर लाइम, इम्प्योर लाइम की, यानी कि लीन लाइम, यानी कि इसे हम पुअर लाइम भी कहते हैं। इसमें अशुद्धि की मात्रा बहुत बहुत ज़्यादा होती है और इसका यूज़ हम सिर्फ रफ मशीनरी वर्क में करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम अकॉर्डिंग टू IS 712। IS 712 के अकॉर्डिंग इन्हें F क्लास तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E और क्लास F। क्लास A में कौन से आएंगे, यानी कि जो एक्सीलेंट लाइम, जो सबसे अच्छा लाइम होगा, यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होगी। और आपको मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि इम्प्योर लाइम में, यानी कि जितनी ज़्यादा अशुद्धि है वो उतना ही अच्छा लाइम कहलाता है। यानी कि इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम हमारा बेस्ट लाइम होता है, यानी कि उसे हम लोग क्लास A की श्रेणी में रखेंगे। आपको पता है इसमें 20 से 30% की क्या रहती है, इम्प्योरिटी रहती है। इसका जो सेटिंग टाइम है वो 2 से 3 घंटे रहता है और इसकी फाइनल सेटिंग टाइम वो रहती है, वो हमारी 48 घंटे की रहती है। 28 डेज के बाद इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखने पर हमें इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी मिलती है, 28 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसका यूज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है हमारा क्लास B की बात करें तो सेमी हाइड्रोलिक लाइम। इसमें जो अशुद्धि की मात्रा रहती है वो 10 से 20% रहती है। सेमी हाइड्रोलिक बोल सकते हैं या फिर मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम भी बोल सकते हैं। 10 से 20% की अशुद्धि है। सेटिंग डेज इसका बढ़ जाएगा। सेटिंग जो 7 डेज में होती है, 28 डेज पर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी इफेक्टिवली कम हो जाएगी, यानी कि इसकी 28 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी तो इसकी 17.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। इसका यूज हम नॉर्मल कॉन्क्रीट या मोर्टार और फ्लोरिंग में करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्लास C की, तो क्लास C में हमारा प्योर लाइम आ जाता है, जिसमें आपको पता है कि लगभग 5 से 10% इसमें अशुद्धि रहती है। क्लास D में हम बात करें तो मैग्नीशिया लाइम की बात, मैग्नीशिया लाइम आ जाता है। मैग्नीशिया लाइम हमें कैसे प्राप्त होता है, जब हम डोलोमाइट का कैल्सिनेशन कराते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, मैग्नीशिया लाइम। इसमें मैग्नीशिया की मात्रा 25 से 30% होती है। इसमें इसका यूज वाइट वॉशिंग प्लास्टर में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्लास E में हमारा आता है कंकर लाइम और क्लास F में आता है सिलिशियस डोलोमाइट लाइम। इसमें सिलिका और मैग्नीशिया दोनों की ही मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है और इसका यूज़ हम लोग प्लास्टर वर्क में करते हैं।